बैक टू क्रैक कंपटीशन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम एसएससी जीडी के लिए स्पेशली ये क्लास लेके आए हैं। वैसे तो ये क्लास सभी पेपरों के लिए ज़रूरी है जिनमें भी हिंदी आती है, तो लेकिन हमने प्रैक्टिस जो करनी है वो हम स्पेशली जीडी के सिलेबस को लेकर कर रहे हैं। बाकी पेपर्स में भी ये सिलेबस ज़रूरी होता है। तो हम संधि विच्छेद कर चुके हैं, हम स्वर व्यंजन कर चुके हैं डिटेल में, हम वर्तनी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है क्या आप उससे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि पढ़ने का कोई फ़ायदा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से संधि विच्छेद पहचानिए। हमको पहचानना है कि इनका संधि विच्छेद क्या है। सबसे पहला है नायक। नायक का संधि विच्छेद बताइए, इनमें से क्या होगा। ने प्लस अक, ने प्लस अक, ना प्लस यक या नाय प्लस क। क्या होना चाहिए। हमने संधि बहुत अच्छे से करा हुआ है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो, क्योंकि अगर आपने करी होगी तो आप जल्दी से आपने आंसर दे दिया होगा। नायक की अगर हम संधि देखते हैं तो क्या होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ने प्लस अक, ठीक है, ने प्लस अक यानी कि ए प्लस यहाँ पे अन्य स्वर हो तो वो क्या बनना है, आय। ए प्लस अन्य स्वर होता है और आय बनता है। तो अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि ये कौन सी संधि है तो ये है अयादी संधि। अयादी संधि में ऐसा होता है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परम ऐश्वर्य। सिंपल आपको ये बताना है परम ऐश्वर्य की संधि क्या होती है। परम प्लस ऐश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य या परम प्लस ऐश्वर्य, इनमें से कौन सी सही होती है हमें ये बताना है। तो ये है परमेश्वर्य, परमेश्वर्य। तो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, परम प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ पे भी क्या है, आ है और इधर ए है और रिजल्ट क्या बन रहा है, बड़ा ए। बड़ा ए रिजल्ट बन रहा है। तो ये किस में आता है, वृद्धि संधि में ऐसा होता है। अब हम अपना अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीतीश। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने संधि की वीडियो नहीं देखी है। तो संधि आपने या तो पढ़ लीजिए कहीं से या आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। क्योंकि नीतीश अगर मैं पूछूं इसकी संधि क्या होती है, नीतीश, तो क्या होगा, ए नीति जमा ईश हो जाएगा नीतीश। अब हम अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यह आपको बताना है, इसका विलोम बताना है आपको। क्या बताना है, विलोम बताना है। विलोम, विलोम यानी उल्टा। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है एक, यानी किसी एक पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल चीज़ की बात करते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समष्टि। समष्टि मतलब होता है समूह, जब हम एक पूरे समूह की बात करते हैं। तो व्यष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम शब्द समष्टि। अगला है सामिश। सामिश, अगर मैं बोलूँ कि सामिश का मतलब क्या होता है, तो सामिश का मतलब होता है मांसाहारी, यानी जो मांस खाए। तो सामिश का उल्टा क्या हो जाएगा, निरामिष। निरामिष मतलब जो मांस ना खाए, यानी कि वेजिटेरियन, मतलब हिंदी में बोलें तो शाकाहारी। अगला प्रश्न है पर्यायवाची बताना है हमको। अंग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा, गोंद, संख्या, अवयव या फिर अंचल। अंग का पर्यायवाची बताना है। तो देखो गोद, संख्या, अंचल ये नहीं होंगे, जबकि उत्तर क्या होगा, अवयव। अगर मैं यहीं पे अंग की जगह अंक लिख दूं, अंक, तो उसका गोद हो जाता है। अगला प्रश्न है अंतापुर। अंतापुर का आपको बताना है पर्यायवाची, पर्यायवाची ही बताना है अंतापुर।
ठीक है, देखो ये गलत लिखा हुआ है, अंतापुर का उत्तर होगा रानीवास। रानीवास यानी रानियों के रहने की जगह, जहाँ पे रानी रहती होंगी, उनको बोलते थे अंतापुर। अगला प्रश्न है अनंतर। अनंतर इसका बताइए क्या होगा। इसका होगा तदुपरांत। तदुपरांत का मतलब होता है जो बिल्कुल अभी घटित हुआ है, जो घटना बिल्कुल अभी घटित हुई है उसको बोलते हैं बिल्कुल पहले या बिल्कुल बाद में। अब आपको मुहावरा बताना है। देखो मुहावरा इस रूप में भी आ सकता है कि मुहावरे को पूरा करने के लिए आ सकता है, यानी कि आपको मुहावरा पता होना चाहिए। 1 से डैश होना, 1 से 3 होना, 1 से 13 होना, 1 से 21 होना या 1 से 20 होना। अगर आपने मुहावरे नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुहावरे हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 से 21 होना, ये सही रहेगा, 1 से 21 होना। सॉरी, अगर मैं बात करती हूँ 1 से 21 होने का मतलब क्या होता है, तो 1 से 21 का मतलब होता है बहुत फ़ायदा होना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना। यानी अगर मैं इसका एक और बोलूँ कि एक और क्या होता है ऐसा ही, तो जैसे कि दिन दूनी रात चौगनी बोलते हैं ना हम, दिन दूनी रात चौगनी, यानी कि अगर दिन में 2 रुपये मिल रहा है तो रात में 4 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी से क्या हो रहा है, बहुत ही जल्दी से किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है एड़ी डैश का जोड़ लगाना। एड़ी आंख का, एड़ी केश का, एड़ी सिर का या एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। तो ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना यानी कि हर संभव प्रयास करना। अगला है एकादशी का खाया डैश को निकलना। एकादशी का खाया डैश को निकलना। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या फिर पूर्णिमा। क्या होना चाहिए, एकादशी का खाया डैश को निकलना, तो क्या होगा, द्वादशी को निकलना। अरे एकादशी को खाया है तो द्वादशी को ही निकलेगा, ये तो सिंपल है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। इन्हें हमको बताना है हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। संस्कृत से, अपभ्रंश से, पाली से या फिर प्राकृत से। इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे, अभी हम देखेंगे क्यों गलत कर देंगे। पहले आप सोचिए कि आपके अनुसार इसका क्या उत्तर होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर संस्कृत लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। मतलब एक तरीके से सही भी होता है, लेकिन अगर हमारे पास एक उससे भी नज़दीक का उत्तर दिया हुआ है तो हमें वो लगाना होगा। तो हिंदी का विकास अगर हम पूछे तो किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। तो कैसे हुआ है, हम एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पाली, ठीक है। पाली वही है जिसमें गौतम बुद्ध के जो लिखे हुए हैं, गौतम बुद्ध पाली भाषा का ही यूज़ करते थे। उसके बाद आ जाता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आ जाता है अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी। तो यही पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। देखो जो अपभ्रंश होता है ना, इसको हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप भी बोला जाता है। अपभ्रंश को अगर पूछा जाए हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप किसे बोला जाता है, तो वो अपभ्रंश को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ना तो ये शुद्ध हिंदी थी और ना ही ये मतलब प्राकृत से तो ज़्यादा लिखा हुआ था, और हिंदी भी पूरे प्रॉपर था नहीं, इसलिए इसको हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये बताना है हमको। देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या फिर रोमन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो अगर आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसकी लिपि तो पता होनी चाहिए। तो कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। अगर मैं पूछूं गुरुमुखी किसकी लिपि होती है, तो पंजाबी की। पंजाबी की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी, और हिंदी की देवनागरी। अगला प्रश्न है इसमें अकर्मक क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया है, नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक, यानी जिसमें कर्म नहीं हो।
कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, कर्म ना हो तो पढ़ना, लिखना, बोलना या खाना, इनमें से क्या कर्म, किसके साथ कर्म नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ पढ़ना, तो कर्म तो चाहिए ना, क्या पढ़ना। अब पढ़ने के लिए तो कोई बुक भी पढ़ सकता है, कोई पुस्तक पढ़ सकता है, कोई कॉपी पढ़ सकता है, कोई पत्रिका पढ़ सकता है, कोई समाचार पत्र पढ़ सकता है ना। तो यानी कि हमको कर्म चाहिए होता है। लिखना, लिखना क्या होता है, अब कोई कुछ भी लिख सकता है ना। इसमें ये थोड़ी ना है कि बस कोई अक्षर ही लिखेगा, कोई लेख लिख सकता है, कोई गाना लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो जब तक हमें कर्म नहीं मिलेगा उसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। तीसरा है खाना। अब खाने के लिए तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो स्पेसिफिक अगर जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अगर हमको कर्म नहीं मिलेगा तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन जो ये है बोलना, जो ये है बोलना, बोलने के लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं बोलूँ वह बोल रहा है, तो ये अपने आप में एक पूरा हो गया। अब यह वह बोल रहा है, अब इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि वो क्या बोल रहा है, नहीं, स्पेसिफिक इसमें नहीं चाहिए होता हमको कर्म। ठीक है, तो हम ऐसे भी करके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक की उल्टी होती है। सकर्मक यानी इसमें कर्म क्या होता है, इसमें कर्म होता है। तो देखो, कहना, दौड़ना, हंसना या रोना, इनमें से कौन सी होगी सकर्मक क्रिया। रोना, हंसना, दौड़ना या कहना। यानी जिसको कर्म चाहिए होगा, हंसना, कहना, दौड़ना या क्या। तो सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, दौड़ना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बतानी है हमको कि भाववाचक संज्ञा किसमें है। होता क्या है भाववाचक संज्ञा, भाव यानी जिसमें फीलिंग्स की बात करी जाती है, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके गुण, उनकी दशा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो वो जो प्यार है, वो प्यार करती हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं उस चीज़ को ना, कि प्यार कर सकती है। अब ये तो नहीं बोल सकते ना 1 किलो प्यार कर सकती है, 2 सेंटीमीटर प्यार करती हैं, इतना तो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ हम इनके इस चीज़ के भाव को महसूस करते हैं, तो वही होती है भाववाचक संज्ञा। तो इनमें से क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, घोड़ा, हाथी, प्यास या फिर सेना। देखो घोड़ा, इसको टच कर सकते हैं, है ना, हाथी इसको टच कर सकते हैं, सेना इसको टच कर सकते हैं, लेकिन जो होती है प्यास, उसका सिर्फ भाव महसूस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे प्यास लग रही है, तो कोई और जो होगा वो हमारी भाव महसूस कर पाएगा सिर्फ कि प्यास लग रही है। अब उनको नहीं पता कि कितनी प्यास लग रही है, हो सकता है किसी को इतनी प्यास लग रही हो कि बिना पानी के उसका मुंह सूख रहा हो, है ना। तो ये सिर्फ भाव होते हैं। अगला है, इसमें भाववाचक संज्ञा है, ओके रिपीट क्वेश्चन है ये, तो प्यास हो जाएगा। अगला है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं। यानी ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले सिलेबस देखा है, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता जाएगा जो आपने पढ़ा होगा। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। अनंत, शाश्वत, अनागत या फिर सन्यासी। और आपकी ये ड्यूटी बनती है, अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत करके PDF बना रहा है, क्वेश्चन सर्च कर रहा है, सिलेबस देख रहा है, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप लाइक करके शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और लाइक और कमेंट अगर आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कोई हमारे काम जो हमने करी है इतनी मेहनत, उसको देख रहा है, पसंद कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती लाइक ही करना है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आप कमेंट में कोई सलाह भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको अच्छा ही लिखना है, अच्छा या बुरा, लेकिन रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत। अगला है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ कोई होता नहीं है कि जो सब कुछ जानता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
कि कोई नहीं जानता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई और नहीं जानता है। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। अगला है औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ये देखना है हमको। तो उसके लिए हमको ये तो पता होना चाहिए ना, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। देखो, उपसर्ग होता है, उपसर्ग यानी जो पहले लग के, किसी धातु के पहले लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगते हैं, ठीक है, जो बाद में लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। तो जैसे कि इसी में ही हम देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं औद्योगिक, यानी कि अगर इसकी संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा? उद्योग जमा इक, तो क्या हो जाएगा? सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। कल हम करेंगे गद्यांश, क्योंकि गद्यांश भी आपके पेपर में आने वाला है। हर किसी पेपर में गद्यांश आता है, लेकिन बच्चों को, क्योंकि ये स्कूल वाला गद्यांश तो होता नहीं है, 1 वर्ड में आंसर देना होता है, तो हल्का सा सोचना होता है। तो कैसे करते हैं हम गद्यांश, ये हम कल के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। आज आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।